वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज तपस आईएएस। तपस आईएएस में आप सबका स्वागत है। टुडे इज 2nd of August 2023 and we are going to discuss the Hindu newspaper and trying to understand कि आज के पेपर ने क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या डिस्कस किया गया है, और फिर उसके बाद समझेंगे कि इसका रिलेवेंट पीटी से प्रोस्पेक्टिव एंड मेंस के प्रोस्पेक्टिव से किस तरह से अपने लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूज क्या है? पहला न्यूज है कि इमाम किल्ड इन मॉस्क अटैक, हरियाणा डेथ टोल राइज टू 5। तो आप सबको पता होगा कि कुछ दिनों से हरियाणा की जो स्थिति है कुछ अच्छी नहीं है, क्योंकि वहां पे कॉमनल राइट्स स्टार्ट हो गया है। तो पहला तो आपको यह समझना है कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मेजोरिटी वर्सेस माइनॉरिटी। सेकेंड, थर्ड कि हरियाणा में इलेक्शन भी होने वाला है। हमको ये सब चीजें समझ में आनी चाहिए जब हम यूपीएससी के एस्पिरेंट हो कि इसका रेलिवेंस क्या है। तो इस वाले केसेस में ये है कि यहाँ पे जो ये ब्रिज मंडल जल अभिषेक यात्रा निकाल रहे थे, तो वहां पे कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ और फिर क्लैशेज बढ़ गए। फिर इससे पहले ऑलरेडी हरियाणा में और जगह पे ये चीज थी, और ये जो है वो उसको और एग्जेग्रेट करती है, बढ़ाती है, कॉमनल क्लैश को बढ़ाती है। तो ये है। तो राइटर ने ये लिखा है, सरकार का कहना है कि 44 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड, 44 एफआईआर रजिस्टर्ड हुए हैं, और इसमें जो है जांच चल रही है। वी आर इन इन्वेस्टिगेशंस। बीच में कमेंट करने का कोई मतलब नहीं है, और अभी आने देते हैं कि इसमें रिपोर्ट में और क्या क्या इशू थे, किसकी वजह से ये जनरेट हुआ है। मोस्टली जो कॉमनल राइट्स होते हैं वो ओवरऑल जो सोसाइटी है, सोसाइटी में जो एक पीस है, हारमोनी, पीस आप लिख सकते हो, हारमोनी, और को एग्जिस्टेंस के साथ रहने का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें सिखाता है, उसको डैमेज करता है। तो आप उसमें ये लिख। इसके बाद 2 दिन पहले के पेपर में मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि मॉब लिंचिंग के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत हार्श तरीके से वर्ड यूज किया है कि आप मॉब लिंचिंग को मणिपुर के केसेस में कैसे नहीं संभाल सकते हो, कैसे नहीं, किस तरीके से गवर्नमेंट जो है वहां पे एक टाइप का फेलियर दिखा रहा है, कि विवश दिख रहा है कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, कि इतनी की भीड़ आती है और एक वल्नरेबल सेक्शन को टारगेट करके चली जाती है। तो उसके लेके लगातार जो सुप्रीम कोर्ट है वो लिख रही है। तो ये मॉब ही है, एक टाइप का क्राउड जो अनकंट्रोल हो जाता है, और फिर पर्टिकुलरली किसी जगह पे जाके किसी की पर्सनल और एज वेल एज जो उसका रिलीजियस जो भी उसके दायरे हैं कानून के अंदर में, कॉन्स्टिट्यूशनल जो उनको मिला हुआ है कि उसके अंदर में वो अपना प्रोपोगेट कर सकते हैं, अपने आप को, अपने रिलीजन को, उसके बारे में प्रचार कर सकते हैं, उसके बारे में वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उसको आप डैमेज कर रहे हो, और ये लॉन्गर प्रोस्पेक्टिव्स में जो होता है सोसाइटी के लिए जो है वो डेटरेंट साबित होता है। उसके लिए एक टाइप का आप समझो कि एक बाद में एक टाइप का एक सोसाइटी के ऊपर एक अभिशाप बनता है कि यू नेवर नो कि अगर आप इस तरीके की चीजें करोगे तो इसका रिपरकशन कमिंग ईयर्स में क्या होगा। वी एज एडमिनिस्ट्रेटेड हमें समझना है कि कॉमनल राइट्स को कैसे कैसे से कैसे पहले तो एंड करने की कोशिश करो, नहीं हो रहा तो कैसे से कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। अलग अलग स्टेक होल्डर्स जो हैं, इस वाले केसेस में इमाम को ही मार दिए हैं। तो बहुत किस उसकी वजह क्या था, रीजन क्या था, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन जो पेपर जिस हिसाब से लिख रहा है कि जो इमाम की हत्या हुई है, तो कॉमनल राइट्स के रीजन क्या थे उस एरिया में, क्या ये परमिशन लेके यात्रा निकाल रहे थे, और या फिर ये यात्रा निकाल रहे थे तो कोई ऐसा तो नहीं था कि जिनने इनकी यात्राओं को डिस्टर्ब करने की कोशिश, इनके रिलीजियस प्रैक्टिस को डिस्टर्ब करने की कोशिश की। तो ये सब चीजों में ऐसी चीजें होती हैं जब इन्वेस्टिगेशन के रिपोर्ट्स फाइल होते हैं, चार्जशीट फाइल होती है, तभी जाके हम कमेंट कर सकते हैं। प्राइमिया फेसिया में हम उसको कंडक्ट को
एज ए सोसाइटी के नॉर्म्स पे देखते हुए हम उसको ये कह सकते हैं कि हम उसको कंडेम कर सकते हैं, हम उसको कह सकते हैं कि ऐसी चीजें खराब है सोसाइटी के लिए। लेकिन एक बार आप रिपोर्ट आ जाने दो, उसकी क्लैरिटी आएगी, प्योरिटी आएगी कि एफआईआर की कॉपी में पुलिस क्या लिखती है, तो उसके बेस पे तो गवर्नमेंट को चाहिए कि अभी जो हरियाणा गवर्नमेंट को चाहिए कि जो जो फैल रही है चीजें उसको आप रोको। ये ऐसा ना कि ये मणिपुर जैसा दूसरा केस बने। अभी वैसे ही एक कॉर्नर हमारा जो है वो जूझ रहा है इस चीज से। सो आप इस चीजों को आप टूल ना दो, आप जल्दी से जल्दी स्ट्रिजेंट एक्शन लो। और एज एडमिनिस्ट्रेटर हमें भी उसी टाइप की काम करने हैं। ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम, ये ऐसा डिबेट जो है वो लगातार उसमें चैनलों में चलता है, लेकिन अपने लिए कुछ इस टाइप का डिबेट नहीं है। आप वी एज एडमिनिस्ट्रेटर, हमारे लिए सारे लोग बराबर है, कानून हमारे लिए सबसे ऊपर, वी फॉलो ओनली द लॉ ऑफ द लैंड। जो हमारा कानून इस धरती का कहता है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, डिफरेंट जो आईपीसी सीआरपीसी कहती है, हमें उसको फॉलो करना है। हम इससे बाउंड है। हमारे लिए हिंदू मुस्लिम जो है वो डिफरेंट नहीं है, हमारे लिए सब सेम है। सो हमें ये देखना है। सेकेंड, थर्ड, मेजोरिटी वर्सेस माइनॉरिटी, ये भी कंसेप्ट एक टाइप का सोसाइटी में चलता है, लेकिन हम भी उससे भी बाउंडेड नहीं है, हम बाउंड इसी से है। और फोर्थ, इलेक्शन है। तो हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्शन। इलेक्शन कमिंग ईयर में इलेक्शंस होने वाले हैं, और अपने को ये सब चीज़ों के जब ऐसी चीज़ें होती है तो उसका भी एक इम्पैक्ट होता है। तो ओवरऑल हमें ये भी दिमाग में रखना है कि यस, इसका रीजन क्या हो सकता है, कौन इसके पीछे है। तो ये भी चीज़ें तभी डिसाइड होगी जब एक बार चार्जशीट फाइल हो जाएगी। तो वी शुड वेट फॉर दैट। सो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक को छोड़ते हुए। मतलब इतना रिलेवेंट नहीं था, पर वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट कि इसके पीछे के रीजन क्या क्या हो सकते हैं। तो हम वो समझने की कोशिश करते हैं, और वो ये समझते हैं कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट किस टाइप की कदम उठाएं, और जब हम गवर्नमेंट का पार्ट होंगे तो हमें किस टाइप की प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, पॉलिसी को एग्जीक्यूट करना है। तो दैट इज द रीजन कि आई हैव डिस्कस इट। अदरवाइज इसका कुछ इतना रिलेवेंस था नहीं। यस, सोसाइटी प्रोस्पेक्टिव से तो बहुत है। हार्मोनी की अगर आपकी डेंजरस है, अगर आप खत्म हो रही है, तो उसके लिए तो बिल्कुल डिस्कस और वो कर सकते हैं कि यूपीएससी पॉइंट से कितना इंपॉर्टेंट है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। सोसाइटी के लिए तो डेंजरस ही है। तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मणिपुर, लगातार मैं आपको मणिपुर से जितने भी स्टेटस आ रहे हैं, रिपोर्ट आ रहे हैं, मैं आपको लगातार बताते आ रहा हूं कमिंग, जब से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। सो अभी नेक्स्ट क्या हुआ है वो समझते हैं, देखते हैं। मणिपुर स्टेटस रिपोर्ट ऑन एफआईआर शोज देयर इज नो लॉ एंड ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हमने जो तुमसे मांगा था 6523 एफआईआर, उसमें उसका ब्रेकडाउन जब मेरे को मिला है तो उसमें देख रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर का जो है ना, ऐसी कोई चीज ही नहीं है, नो एग्जिस्टेंस है। जब सुप्रीम कोर्ट ऐसा कह रही है कि लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं, तो इसका मतलब डेफिनेटली जो आप जिस हिसाब से, जिस तरीके से काम कर रही है पुलिस, उसके काम करने के तरीके में बहुत सारे फ्लॉज है। जो जिनको अरेस्ट करना था आप उनको अरेस्ट नहीं, कल के पेपर में उन्होंने लिखा था कि 4 मई से लेके और 18 मई तक आपने किया क्या था, कौन कौन से कदम उठाए थे आप उसको रोकने के लिए। मणिपुर का जो क्राइसिस हुआ वो उसको रोकने के लिए आपने क्या, वायलेंस जो हुआ उसको कैसे रोका आपने, तो आपने नहीं रोका। तो द कोर्ट सेज दैट ऑन प्राइमिया फेसी एनालिसिस करने के बाद द पुलिस इन्वेस्टिगेशन वाज टार्डी, देयर वाज ए कंसिडरेबल लैप्स ऑफ टाइम। वही बोल रहा हूं कि 4 से 18 तक तो सो रहे थे क्या, ऐसा करके पूछना चाह रही है सुप्रीम कोर्ट। बिटवीन द इंसिडेंट एंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर एंड रिकॉर्डिंग ऑफ विटनेस स्टेटमेंट्स, उस समय किया क्या, स्टेटमेंट विटनेस, कितने विटनेस का स्टेटमेंट लिया, रजिस्ट्रेशन एफआईआर करने में, एफआईआर का रजिस्ट्रेशन करने में इतना टाइम क्यों लगा। अरेस्ट वेयर फ्यू एंड फार बिटवीन, बहुत कम लोग को अरेस्ट किया, और वो भी किन लोगों को अरेस्ट किया वो भी मैटर करता है। तो सुप्रीम कोर्ट इनसे लगातार ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट के पास इसका कोई जवाब नहीं है। अभी जब गवर्नमेंट के पास जवाब नहीं है ना, गवर्नमेंट रिप्लाई देने में इनकैपेबल लग रही है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर बोला कि जब आप जवाब नहीं दे सकते, तुषार मेहता जो थे, तुषार मेहता सॉलिसिटर हैं, वो मणिपुर गवर्नमेंट की तरफ से आए थे,
जब ये नहीं दे पाए तब उन्होंने बोला कि चलो आप डीआईजी को बुलाओ, और वो भी पर्सनली बुलाओ। जब मैं वर्ड पर्सनली कहता हूं, इसका मतलब ये होता है कि डीआईजी ऑफ मणिपुर विल बी हैव टू प्रेजेंट ऑन सो एंड सो डेट। जिस तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया है, उनको वो किसी की इनके कोई वकील नहीं आ जाएंगे, पर्सनली आएंगे और ये बताएंगे कि इन्होंने किस टाइप की कदम होती है। और ही इज द बेस्ट पर्सन। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जो डीआईजी है, डीआईजी ऑफ मणिपुरी इज द बेस्ट पर्सन टू नो द सिचुएशन ऑफ मणिपुर। सो आने दो उनको, उनसे बात की जाएगी। तो इसमें यह है, और इनसे पूछा जाएगा कि जब इतने तारीख से इतने तारीख के बीच में जब क्लासेस हो रहे थे, बढ़ रहे थे, तब डीआईजी डीजीपी को, सॉरी यहां पे डीआईजी डीजीपी, आई एम सॉरी फॉर दैट, डिपार्टमेंट जनरल ऑफ पुलिस, तो डीजीपी को उन्होंने बुलाया। तो आप उस समय क्या कर रहे थे और क्या क्या किए, कितने लोग को अरेस्ट किए, उसके पीछे का क्या प्रोसेस, रैशनैलिटी क्या थी, आपने कौन से को अरेस्ट किया, आपने मैथी को ज्यादा अरेस्ट किया वर्सेस कुकी चल रही है तो कुकी को ज्यादा अरेस्ट किया, उसके पीछे का ग्राउंड बताओ, अरेस्ट का ग्राउंड बताना पड़ता है आपको, ग्राउंड बताओ, जनरल डायरी मेंटेन किया कि नहीं मेंटेन किया, तो किस टाइप के कदम उठाए हैं आपने। तो उस पे ऊपर डिस्कशन चल रहा है कोर्ट में, और ये इनकी इन्होंने पेशी लगा दी है शायद 7 या 8 अगस्त को, जब भी है तो उनको प्रेजेंटली पर्सनली प्रेजेंट होना पड़ेगा। तो देखते हैं उस दिन वो क्या जवाब देते हैं, उस हिसाब से फिर अगला डिस्कशन उसके ऊपर होगा। नेक्स्ट, आप लोग को एक ही चीज बार बार मैं बता रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आए कि इसके पीछे का सिस्टम कैसे चल रही है। रिपीट, लगातार पेपर रिपीट में लिख रहा है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। अगर ये पेपर यहां पे लिखना बंद कर देगा तो इसका मतलब ये समझ गया कि प्रॉब्लम जो है वो धीरे 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 फेड अप हो गया है कि हाँ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्योंकि खुद ही सुमोटो केस लिया था, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें जानना चाहती है। कल भी आपको पता होगा, कल के पेपर में मैंने आपको बताया था कि जो सामने की जो वकील थी वो कह रही थी कि आप जो पूरा इंडिया के डॉटर है उसको प्रोटेक्ट करो। तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो उनसे कह रहे थे कि आप ये कहना चाह रहे हो कि मणिपुर की बेटी को नहीं बचाऊं या उनको नहीं प्रोटेक्ट करूं, वो भी तो उसके अंदर में आती है। तो फिर वहां पे वो मुकर गए कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, आप सबको बचाइए। तो सुप्रीम कोर्ट में जो भी चीजें हो रही हैं वो मैं आपको आप तक पहुंचा रहा हूं, और वो सही तरीके से पहुंचा रहा हूं। इसको बिल्कुल तोड़ मरोड़ के नहीं पहुंचा रहा हूं, जितना नेसेसिटी है अपने लिए उतनी जरूरी है। तो वो वही डिस्कस कर रहा हूं। नेक्स्ट, अब जैसे ये इसका रेलिवेंस क्या है अपने एग्जाम के पर्पज से, तो है इसका रेलिवेंस कास्ट बेस्ड सेंसस जो है। आपको पता है कि सेंसस जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ होते हैं तो वो करवाते हैं, और ये इन्होंने कराया 2011 का सेंसस। और इनसे कुछ स्टेट ने मांगा कि भाई सेंसस कराए हो तो हमको दे दो, जैसे बिहार गवर्नमेंट ने हो गया, और अलग अलग जैसे गवर्नमेंट मांगे इनसे। सो जब आपको इन्होंने सेंसस आपसे मांगा 11 का सेंसस और इन्होंने नहीं दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, पीछे का केस बता रहा हूं क्या हुआ क्या, तब जाके समझ में आएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, आपको मना कर दिया कि नो, आपको कास्ट बेस्ड सेंसस लेने की जरूरत नहीं है। इससे क्या होगा कि सारे कास्ट का वो पता चल जाएगा और डेमोग्राफी उनकी पता चल जाएगी, आप उस तरीके से उसको पॉलिटिसाइज कर दोगे, पॉलिटिकल प्रॉफिट ले लोगे आप इससे। सो मैं आपको नहीं देता। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कैटेगरीली जो उसको डिनाइड कर दिया सेंसस को। तो बिहार गवर्नमेंट ने क्या किया, अपना सेंसस स्टार्ट किया, कास्ट बेस्ड सेंसस, और स्टार्ट किया। जब उन्होंने स्टार्ट किया तो कुछ लोग जो है वो हाई कोर्ट पहुंच गए और बोले कि आप इस तरीके का सेंसस नहीं करा सकते, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का राइट है सेंसस कराने का, और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी करा रखा है तो इसका कोई औचित्य नहीं बनता है। देयर इज नो नेसेसिटी टू सच टाइप ऑफ सेंसस, कास्ट सेंसस, वो भी कास्ट सेंसस की बात हो रही है। तो बिहार गवर्नमेंट ने उसको चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए हाई कोर्ट में लड़ा। तो हाई कोर्ट का अभी डिसीजन आया, हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया, पटना हाई कोर्ट ने, और कहा कि सेंसस जो है, कास्ट सेंसस जो बिहार गवर्नमेंट ने किया है
वो सही है। अब अपने लिए ये यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कास्ट सेंसस अगर इनका सही है तो उसके पीछे का रीजन दिया होगा। जब भी कोर्ट कोई डिसीजन देती है तो उसके पीछे रैशनैलिटी देती है, तो रीजन ये दिया कि इससे जो होगा वो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा और अलोंग विद जस्टिस। अगर आपको ये पता नहीं है कि कौन सा कास्ट क्या है, कितने कास्ट हैं, और आप उसके लिए क्या कर रहे हो, पॉलिसी बनाते जा रहे हो, लेकिन उस पॉलिसी का कोई रेलिवेंस नहीं है कि अगर आपको पता ना हो कि कौन से कास्ट के में कौन सी दिक्कत जा रही है, तो आप पॉलिसी किस तरीके से बनाएंगे? दैट मीन्स आपका डायरेक्शन जो होगा डायरेक्शनलेस होगा, पॉलिसी है डायरेक्शनलेस पॉलिसी हो जाएगा। सो ऑन दैट बेसिस, ऑन दैट नोट, द पटना हाई कोर्ट एक्सेप्टेड दैट की द कास्ट सेंसस विच हैज डन बाय बिहार गवर्नमेंट इज नॉट इनवैलिड। उसको इनवैलिड नहीं माना जा सकता, वो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं माना जा सकता, और इसीलिए इनको ये परमिशन है कि वो इस टाइप की चीजें कर सके। वी फाइंड दैट द एक्शन ऑफ स्टेट टू बी परफेक्टली वैलिड, इनिशिएटेड विद ड्यू कॉम्पिटेंस, with legitimate aim to providing development with justice as proclaimed in the address of both houses। दोनों हाउसेज में इन्होंने ये कहा था कि जब भी आपको डेवलपमेंट विद जस्टिस करना हो, एक तो होता है डेवलपमेंट करना, जैसे कल के पेपर मैंने आपको बताया था कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने बोला था, फ्रेंड्स आप इसको अच्छे से समझे, कि आपको उड़ीसा गवर्नमेंट में ट्राइबल को लेकर डेवलपमेंट हो रही है, कल के पेपर में था। लेकिन इस उड़ीसा गवर्नमेंट का कहना था कि आप ट्राइबल का डेवलपमेंट में केवल आप इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव देख रहे हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। You are concerned about economic development, but the Odisha government says that ki we are far more concerned related to the cultural development, like कि उनका कल्चर किस तरीके से बचाया जा सके। तो आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर्सेस कल्चरल डेवलपमेंट हो गया। सो कल्चरल जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उनकी आइडेंटिटी को बचाना हमारे लिए जरूरी हो जाता है, ट्राइबल पीपल के लिए। उनका आइडेंटिटी हो गया, उनका आर्ट्स हो गया, उनका फोक हो गया, उनके सॉन्ग्स हो गए, उनके जो सैक्रेड्स ग्लोब्स होते हैं, उनके जो भगवान होते हैं जिनको मानते हैं उनको, तो ये सब चीजें हैं। तो सेम चीजें बिहार गवर्नमेंट कह रही है, लेकिन उसका प्रोस्पेक्टिव अलग है, सोचने का तरीका अलग है कि अगर आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं और कास्ट के बेस पे, जैसे आप एससी कास्ट के लिए क्या बनाएंगे, एससी का ओबीसी कास्ट में अभी आज जो जस्टिस रोहिणी है उनकी रिपोर्ट आई है, उनकी रिपोर्ट में लिखा गया है कि 4000 या 4200 4500 सॉरी 2300 या 2400 ओबीसी कास्ट हैं, और अगर इतने एक ओबीसी के अंदर में इतने सब कास्ट हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि एक ही ओबीसी का जो मेन है, अगर ये एक ओबीसी है और इसके अंदर बहुत सारे इनके कास्ट हैं, 1 2 3 ऐसे करके 2300 के आसपास कास्ट हैं, सब कास्ट हैं सॉरी। एक ओबीसी के लिए अगर आपने एक पॉलिसी बना दी और आपने ये जाने बिना कि हर सब कास्ट का अपना 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 एक इशू है, तो दैट मीन्स आप ब्रॉडर में तो बना दिए लेकिन अंदर में वो कुछ उनको जो बेनिफिशियल है उनको मिल नहीं रहा है। तो सेम चीजें इनके साथ है कि अगर आप कास्ट बेस्ड सर्वे करते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि हर कास्ट का, यस डेफिनेटली इसका मिसयूज हो सकता है, वी आर नॉट डिनाइंग इट, बट हमें यह समझना है कि कास्ट बेस्ड सेंसस से बेनिफिट क्या। जब भी आप कोई पॉलिसी ड्राइव करते हैं तो आपको दोनों चीजें देखनी पड़ती हैं कि पॉलिसी का मिसयूज कैसे हो सकता है, और पॉलिसी का बेनिफिट कितना है, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में वो कहां तक जा सकता है, कितने लोगों को टारगेट करेगा ये। तो उस मिसयूज को आप क्या करेंगे, उसको गवर्नमेंट की एजेंसी से रोकेंगे। आपके पास एजेंसियां हैं जो इस पे चेक एंड बैलेंस का काम करेगी कि मिसयूज ना हो, पॉलिसी अगर अच्छा है तो उसको आप एक्सेप्ट करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट दैट कि बिहार गवर्नमेंट को वो परमिशन मिल गया, और बिहार गवर्नमेंट जो है वो अब कास्ट बेस्ड सर्वे करने के बाद जो भी पॉलिसी होंगी
जो उनको डेवलपमेंट की ओर ले जाएगी, उन पर्टिकुलर कास्ट को, उनके लिए पॉलिसी बना सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कास्ट बेस्ड सर्वे। आप एक बार जो जितने भी सेंसस होते हैं उसको देख लीजिएगा कि 2011 के सेंसस में क्या सब था, कौन कौन से पैरामीटर्स थे, मेथोडोलॉजी क्या थी, कौन से रजिस्ट्रार जनरल जो करवाते हैं वो कौन से मिनिस्ट्री के अंदर में आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम, मिनिस्टर ऑफ किसके अंदर आते हैं, आप उसको देखिएगा जरूर, ठीक है। तो वो आपके लिए पीटी बेस्ड, लेकिन इसके पीछे का जितने भी रीजन था मैंने आपको डिस्कस कर दिया। मूविंग टू नेक्स्ट, दिल्ली में कुछ खास नहीं है। वो जो सुषमा स्वराज की लड़की हैं, बंसुरी स्वराज, बंसुरी स्वराज को सेक्रेटरीट बनाया, मतलब सेक्रेटरी के टाइप का पोस्ट मिला है बीजेपी में, और इनको प्रमोट किया जा रहा है दिल्ली के लिए। सो आपको ये पता होना चाहिए कि बीजेपी के समय में जो दिल्ली के एक बार सीएम थी वो सुषमा स्वराज थी, सुषमा स्वराज रही हैं। तो इसके पीछे पॉलिटिकल न्यूज है, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा बता दिया कि सुषमा स्वराज की बेटी है, सुषमा स्वराज दिल्ली की सीएम रह चुकी हैं, बीजेपी की हैं, तो इनको भी प्रमोट कर रहे हैं धीरे धीरे, देखते हैं। नेक्स्ट, अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, बस आपको पता होना चाहिए। बीजेपी से गहलोत, आपको ये राजस्थान में इलेक्शन होने वाला है तो ऐसी न्यूजें भी मिलेंगी, अपने को इससे बचना है, ठीक है। ये सब नेक्स्ट, नो रेलिवेंस, नेक्स्ट, सिद्धू मूसेवाला, नेक्स्ट। एक हाई कमीशन ऑफ इंडिया अटैक इन यूके, तो ये एक न्यूज में है, लेकिन इसमें देखते हैं कुछ इस टाइप की डेवलपमेंट रेलिवेंट लगा नहीं। नेक्स्ट पे देखते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन के लिए कुछ हो सकता था, वो टॉपिक पे आते हैं। यस, सो जीआई टैग, सो आप सभी को पता है कि जीआई टैग जो है वो एक टाइप का इंडिकेशन होता है, इंडिकेशन होता है कि कोई जो प्रोडक्ट है उसका ओरिजिन कहां होता है। तो उसके लिए जीआई टैग का डिमांड करते हैं स्टेट, डिस्ट्रिक्ट्स, स्टेट के सामने डिमांड करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कुछ भी डिमांड कर सकते हैं वो, और फिर वो गवर्नमेंट जो होती है, सरकार जो होती है, उनको जीआई टैग देती है। ऑफ कोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, स्टेट गवर्नमेंट तो देगी नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। सो दिस, तो जीआई टैग को लेकर न्यूज में है कि राजस्थान के 4 चीजों को इस बार फिर से जीआई टैग में नाम दिया गया है, और जो मैंगोज ऑफ गोवा है उसको उसमें नाम, तो जीआई टैग अपने लिए इंपॉर्टेंट हो गया। जीआई टैग बहुत हैं, आप अगर आप इंडिया का उसमें आप डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे जाएंगे, आप वेबसाइट है ये, आप जाइए इनके वेबसाइट पे, डीपी आईआईटी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर में आता है, इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड होता है। सो आप इसके अंदर में आप जाएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर में डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट के अंदर में, उसमें जीआई टैग में जाएंगे तो आपको ढेरों मिल जाएंगे, मोर देन मेरे हिसाब से 400 से ज्यादा, 478 है अभी लिस्ट में, तो इतने जीआई टैग हैं। अभी सबसे पहला आपको याद रखना है कि पहला जो जीआई टैग मिला था वो दार्जिलिंग टी को मिला था, 2005 या 6 के आसपास में मिला था, आप इसको देख लीजिएगा एक बार। तो दार्जिलिंग टी को सबसे पहला मिला था। अभी अभी कुछ दिन पहले जो मिथिला मखाना है, मिथिला के जो मखान होते हैं, मखान की जो खेती होती है, तो मखान आप लोग को पता होगा, तो मखान की खेती, तो मिथिला मखाना को मिला है। पॉशमीना, जो पाशमीना जो सॉल होता है, एक टाइप का सॉल होता है, ये मोस्टली जम्मू कश्मीर लद्दाख एरिया में होता है, मोस्टली लद्दाख एरिया में होता है, तो इसको मिला है। फिर मुजफ्फरनगर जो है, जो यूपी में है, उसके जो गुड़ है जैगरी, उसको मिला है। तो ऐसे बहुत सारी लिस्ट हैं, तो उसमें जीआई टैग उसको मिलता है, और वो उस डिस्ट्रिक्ट को और उस जगह को, उस स्टेट को, उससे पूरे वर्ल्ड पे जो है वो एक टाइप का फेम मिलता है। और फिर जो प्रोडक्ट है जो उसको बना रहे हैं, उनमें एक कॉन्फिडेंस जगता है कि यस, हमारा प्रोडक्ट भी जो है वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे सेल किया जा सकता है, उनकी आइडेंटिटी बची रखती है। तो बहुत सारी चीजें हैं, जीआई टैग के पीछे का रीजन है, जिससे वहां के लोग जो हैं, वो लोकल लोग हैं, वो स्ट्रांग होते हैं। जैसे आपने बहुत देखा कि अभी देखेगा वन डिस्ट्रिक्ट ओडीओपी भी चल रहा है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो उसका एक एक टाइप का, एक आप ये समझिए कि एक टाइप का वो उसको स्ट्रांग कर रहा है।
अगर आपके स्टेट को या डिस्ट्रिक्ट को जीआई टैग मिल रहा है और जो आपको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे आपको मजबूत कर रहा है, तो वहां से एक चीजें नहीं डेवलप हो रही है, वहां से एक तो सेल डेवलप हो रहा है, दूसरा वहां से आपका ट्रेड इंक्रीज हो रहा है, तीसरा आपको फॉरेन एक्सचेंज मिलेंगे अगर इंटरनेशनल जाएगा तो, थर्ड वहां के जो आर्टिसंस हैं जो उस पर काम करते हैं या लेबर हैं जो उसमें काम करते हैं, उनको रोजगार मिलता है, जॉब मिलता है, एक कॉन्फिडेंस मिलता है, और जो सोसाइटी में है उसको रिस्पेक्ट मिलता है कि यस, जैसे आपने मिथिला पेंटिंग सुना होगा, मिथिला पेंटिंग की जो लोग बनाते हैं वो बहुत ही कम ही लोग हैं जो उनको अभी भी आता है वो बनाना, तो उनका मार्केट में जो उनके जो जो उनके आर्टिशियंस होते हैं उनके रेस्पेक्ट होते हैं कि यस, ये जो है वो आर्टिशियंस है, ये आर्ट है, ये इनके पास ये कला है बनाने की। तो इन सब चीजों से केवल ये नहीं होता कि एक जीआई टैग मिल गया तो इनको बस ये बस स्टेट अच्छा हो गया, फेम हो गया। इनसे बहुत सारी चीजें आपस में जुड़ी हैं, तारे जुड़ी हैं। हमें वो समझना है कि अगर एक किसी डिस्ट्रिक्ट को जीआई टैग मिलता है पर्टिकुलर चीजों में, जैसे राजस्थान को मिला है अलग अलग चीजों में कि आपको राजस्थान के 4 डिफरेंट चीजों को मिला है और वो भी मेटल क्राफ्ट को मिला है, तो कैसे वो इस तरीके की वहां के लोगों को एक टाइप का कॉन्फिडेंस बूम जनरेट करेगा, वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। तो आपको उसके पीछे का हमेशा जो है यूपीएससी एस्पिरेंट को समझना चाहिए कि केवल आप केवल पेपर में केवल ये ना पढ़ें, जो लोग पढ़ा रहे हैं आप लोग को कि बस 4 चीजें ऐड हुई रट लो। आप ये सोचो उससे क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, आपको हमेशा एक टाइप का मेंस का आंसर सोचना है। तो ये चीजें आप समझे। नाम तो आपको मैगजीन में मिल जाएगा, आप रट लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे होगा क्या? राजस्थान के मैंगो, सॉरी, उसके गोवा के मैंगो को और राजस्थान के मेटल को उसमें मिलने से उसके वहां के जो लोकल पीपल है उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उसकी स्टेट की इकोनॉमी में क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, आप वो समझो। क्या अगर ये इंटरनेशनल मार्केट पे जैसे मखाना हो गया या मिथिला पेंटिंग हो गया या बहुत बड़ी चीजें हैं जो यूपी गवर्नमेंट की इतनी सारी जो उसमें है लिस्ट में नाम है, और या अलग कर्नाटका गवर्नमेंट का, केरला का, तो वो जो इंटरनेशनल मार्केट में जाता है उससे फॉरेन एक्सचेंज भी क्रिएट होता है इंडिया के लिए। अगर आप फॉरेन एक्सचेंज अगर अच्छा हो जाए, अगर किसी चीज में अगर हम इतना एक्सेल कर गए तो बैलेंस ऑफ पेमेंट आप जो देखेंगे उस पर असर पड़ जाएगा। तो आप हर चीज को, सब्जेक्ट को जोड़ के देखिए, इकोनॉमी से, हिस्ट्री से, जितना हो सके। सो ये मेरा पढ़ाने का एक स्टाइल है, भले ही मेरा 5-10 मिनट ज्यादा जाता है लेकिन मैं इसी तरीके से पढ़ाता हूं, और मैं इतना समझता हूं इसीलिए मैं इस टाइप का समझाता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि इतना आना चाहिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं, जैसे एडीआर की रिपोर्ट आई है, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक जो रिफॉर्म है उसका एक रिपोर्ट आई है कि अगर आप कर्नाटका के एमएलए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा, कर्नाटका के, आपका आंसर राइटिंग में आएगा, जो टोटल एमएलए का अगर आप वैल्यू, पैसे की वैल्यू, अगर उन्होंने एफिडेविट डाला है, इलेक्शन से पहले आपको एफिडेविट बताना पड़ता है कि आपके पास कितने पैसे हैं, डिक्लेयर करना पड़ता है इलेक्शन कमीशन के सामने। सो इन्होंने डिक्लेयर किया और उसमें से टोटल किसी ने, राइटर ने इसको समझा, अंडरस्टैंड किया, और जो उन्होंने पाया कि 14,000 करोड़ के आसपास इनके पास रुपीज है, कर्नाटका के एमएलए के पास। आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कितने धनी लोग हैं जो पॉलिटिशियंस हैं। सो उन्होंने इस टाइप की चीजें बोली। फिर उसमें एक निकलता है कि द टोटल एसेट ऑफ कर्नाटका एमएलए आर मोर देन इंडिविजुअल एनुअल बजट। आप समझ सकते हैं कि जो मिजोरम और सिक्किम का जो बजट है उससे ज्यादा कर्नाटका के एमएलए के पास वर्थ है। इंटरेस्टिंग फैक्ट। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है कि टोटल कंबाइंड एसेट ऑफ सिटिंग एमएलए फ्रॉम 21 स्टेट और यूटी, अगर 21 स्टेट को एमएलए और उसके और यूटी को अगर जोड़ देंगे तो इनके पास जितना पैसा होगा वो बराबर है कर्नाटका के एमएलए के पास। अब मैं आपके लिए ये क्वेश्चन छोड़ता हूं कि वाई दीज पीपल आर सो रिच, ये इतने धनी कैसे हैं? कभी कीजिएगा, आप इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि क्या कर्नाटका इतना सच में इनके पास इतना पैसा है, या फिर पैसे का इनका सोर्स देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि इसके पैसे के सोर्स क्या हैं। इनमें से बहुत लोग जो होंगे राजा राजवाड़े फैमिली से बिलोंग करते होंगे, और या फिर कोई बिजनेसमैन होगा, बिजनेसमैन हो सकता है, बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी आप इसके पास रीजन ढूंढिएगा तो आपको आंसर। तो एडीआर लिख रही है कि भाई मिजोरम और सिक्किम के अगर दोनों को जोड़ दोगे ना बजट, तब एमएल तभी जो इनके पास पैसे होते हैं बराबर होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट एक टाइप का, एक किस टाइप का जो हमारे यहाँ के पॉलिटिक्स है उसके लिए मैंने बता दिया।
आप इसका ऐसे में जहां भी यूज करना चाहें कर लें, ठीक है। ये ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था। नेक्स्ट, एक सिंगल पिल स्ट्रेटजी। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जो है ना, जैसे हार्ट अटैक हुआ, एक टाइप का नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, एनसीडी के अंदर आता है। इसमें यह कहा गया कि बहुत सारी दवाई जो है, मेडिसिन कॉन्फ़िगरेशन 1, मेडिसिन कॉन्फ़िगरेशन 2, मेडिसिन का कॉन्फ़िगरेशन जो होगा 3 कंपोजिशन जो भी हो 3 4, बहुत सारी दवाइयां का जो उनका वो है, उनको मिक्स कर दो और एक बनाओ, उसको पॉलीपिल्स बोले हैं उन्होंने। तो अभी हुआ क्या है कि जो WHO है ना, वो इस बार 2023 के लिए उसको एसेंशियल मेडिकल के अंदर में रख लिया है पॉलीपिल्स को, जो प्रिवेंट करेगा एथेरोस्क्लेरोटिक्स कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को। तो इसके लिए लगातार रिसर्च हो रहा था, और ये सिंगल पिल स्ट्रेटजी होगा, जिससे आपको, जैसे ना, ये एक टाइप का 40 to 50% जो है वो उसको रिड्यूस करता है हार्ट अटैक को। तो अगर यूपीएससी इंटरेस्टेड हुई कि पॉलीपिल्स क्या है, तो आप उनको समझा देना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इट हैज मिक्स फ्रॉम 4 डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स कॉम्बिनेशन, सीमावेस्टिन, रेमिपिरिल, एटिनोलल, हाइड्रोक्लोरोथ्रोलाजाइड। ये 4 दवाई को अलोंग विथ एसिटिलिसिटिक एसिड, दैट इज कॉल्ड एस्पिरिन, जो एस्पिरिन अपन यूज करते हैं सर दर्द में, उन चारों पांचों को मिला के इन्होंने एक पॉलीपिल्स बनाई है, जो कि आपको उसमें अलग अलग कंपनी, किसी का ये अच्छा पकड़ लो, किसी का ये अच्छा पकड़ लो, ताकि अगर मान लो कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज टाइप की हार्ट अटैक या स्ट्रोक्स आए तो उसमें उसको बचाया जा सके। कि आपने एक मेडिसिन देते हो तो उसका इफेक्टिवनेस एक ही होता है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें अगर आप मर्ज कर देते हो तो हो सकता है उससे रिलेटेड जनरेट होने वाली दूसरी मेडिसिन, दूसरी जो भी बीमारी है वो रुक जाए कुछ देर के लिए, तो वो आपको रिड्यूस कर देता है। तो इसके लिए है। अब ये बोल रहे हैं कि वंस वी होप दैट वंस द पॉलीपिल बिकम द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ड्रग्स फॉर्मुलरी, प्राइवेट पार्टिसिपेंट विल बी ऑल्सो स्टार्ट। अगर एक बार गवर्नमेंट इसको स्टार्ट कर देगी ना, क्योंकि WHO ने तो परमिशन दे दिया है, तो एक बार ये स्टार्ट कर देगी तो डेफिनेटली फिर जो प्राइवेट वाले जो भी प्रैक्टिशनर्स है ना, वो उसको लिखने लगेंगे। So this is all about cardiovascular disease, that is non-communicable disease, and the medicine has the researchers has invented one medicine that is called poly pills। बहुत सारे pills मिला के एक जो pills बना है उसको poly pills। WHO ने उसको रिकमेंडेशन दे दिया है 2023 के प्राइमरी और सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ उसके लिए, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के लिए। दिमाग में उसको याद रखना आप लोग। नेक्स्ट, यस, डेंजर इन डिजिटल पर्सनल डेटा, डिजिटल पर्सनल और डेटा प्रोटेक्शन बिल। अंडरस्टैंड करते हैं कि ये डीपीडीपी वाला जो बिल, यस, सो डीपीडीपी जो बिल है वो आपको पहले ये समझना है कि यस, नवंबर 2022 में मैटी ने उसको पब्लिकली सर्कुलेट किया था और कंसल्टेशन मांगा था डिफरेंट डिफरेंट लोगों से, और इंफॉर्मेशन में जो काम कर रहे हैं कंपनियां उनसे। ड्राफ्ट जब हम करते हैं तो हम डिफरेंट डिफरेंट लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं, तो उनके लिए इन्होंने 2022 में इन्होंने ये किया था। उसमें कुछ सारी खामियां थी, तो राइटर ये बोल रहे हैं कि वही खामियों को बार बार रिपीट मत करना, और उसके बारे में कुछ लिखते हैं। कहते क्या है, बोथ द राइट टू इंफॉर्मेशन एंड राइट टू प्राइवेसी, ये जो है ना, इसको लेके, राइट टू इंफॉर्मेशन को लेके इस बिल में इशू है। राइट टू आरटीआई एक्ट, क्या दिक्कत है देखते हैं। डेटा प्रोटेक्शन बिल ऑफ 2022 includes provision to amend right to information act which has empowered millions of Indian citizens since its enactment in 2005। दो चीजें आप इससे समझ में आ गई आपको। पहला, आरटीआई एक्ट 2005 में आया, और जब आरटीआई एक्ट आया तो हमको ये सिटीजन को एक टाइप का इंपावर्ड हुआ, राइट टू आस्क क्वेश्चन और इंफॉर्मेशन। अब जब हम इंफॉर्मेशन पूछेंगे तो एक तो पब्लिक इंफॉर्मेशन, एक पर्सनल इंफॉर्मेशन। सो पब्लिक इंफॉर्मेशन मतलब मान लो कि कैग, या मान लो कि सरकार ने
कौन से मिनिस्ट्री में कौन से मिनिस्टर, जैसे रोड मिनिस्टर को पकड़ लो कि ये रोड बनाया कितने रुपए में बना, कॉस्ट बताओ, कौन से कॉन्ट्रैक्टर को दिए वो बताओ, आप आरटीआई में ये पूछ सकते हो। लेकिन आप नितिन गडकरी के रिलेटेड पर्सनल चीजें पूछने लगो, नितिन गडकरी के एसेट बताओ, हैं वो पब्लिक फिगर, नितिन गडकरी इज ए पब्लिक फिगर, लेकिन इस पब्लिक फिगर में भी उनकी कुछ पर्सनल आइडेंटिटी है। एग्जाम्पल के लिए समझो, आप जब पब्लिक फिगर कहते हो तो नितिन गडकरी पब्लिक फिगर है, क्यों? क्योंकि वो चुन के आते हैं, हमारे मिनिस्टर्स हैं। अगर आपने इनका पूछा कि इनका वेल्थ बताओ, तो वो वेल्थ तो इलेक्शन के समय में डिक्लेयर किए होंगे, जब इलेक्शन के समय में उन्होंने एफिडेविट लगाया होगा तो डिक्लेयर किया होगा। लेकिन अब उनके पर्सनल चीजें पूछ लिया, कुछ ऐसी चीजें जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग, अभी 2 दिन पहले पेपर में आया था कि मैंने आप लोग को पढ़ाया भी था, अगर आपको याद हो तो, देयर इज डिफरेंस बिटवीन व्हाट, देयर इज डिफरेंस बिटवीन नेशनल इंटरेस्ट वर्सेस पब्लिक इंटरेस्ट। और मैंने उस केस में आपको बताया था कि कैसे चाइना वाली कंपनी इन्वॉल्व हो गई थी, टेंडर मिला था और टेंडर बाद में कैंसिल कर दिया था कोर्ट ने, और कोर्ट ये कहा था कि नेशनल इंटरेस्ट जो है वो प्रिवेल करेगा पब्लिक इंटरेस्ट पे। तो सेम चीजें हैं कि आप अगर किसी चीज का पर्सनल आइडेंटिटी पूछते हो, पर्सनल चीजें पूछते हो, वो पर्सनल कितना पर्सनल हो सकता है ये डिपेंड करता है फैक्ट टू फैक्ट, आपके क्वेश्चन पूछने के स्टाइल पे, कि आप किस टाइप का क्वेश्चन आप पर्टिकुलर पर्सनैलिटी से पूछ रहे हो। तो राइट टू इंफॉर्मेशन ने हमें यह ताकत दिया था कि हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। लेकिन अगर राइट टू इंफॉर्मेशन में अगर आप चेंजेस कर दोगे, डेटा के जो आप जो डेटा डीपी बिल जो लेके आ रहे हो, डेटा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, उसके अंदर कह रहे हो कि किसी इंसान का पर्सनल डेटा है वो नहीं दे सकता मैं, इसीलिए आपको राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को अमेंड करना पड़ेगा। उसके दायरे बढ़ाओगे तभी ना आप बोल सकते हो, अदरवाइज तो राइट टू इंफॉर्मेशन में आप बोले हो कि आपको दूंगा डेटा इंफॉर्मेशन, वहां आप मना कर दोगे, तो उसको सही करने के लिए आपको राइट टू इंफॉर्मेशन को अमेंड करना है। सरकार ने उसको अमेंड किया है। तो ये ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव्स में और सोसाइटी को बड़े लेवल को लेके जो उनका बड़े लोगों का एक तबका का मानना है कि ये राइट टू इंफॉर्मेशन को वीक करेगा। तो आपको ये समझना है कि राइट टू इंफॉर्मेशन को वीक करेगा, दैट मीन्स कि ट्रांसपेरेंसी वहां पे जो कि कम हो जाएगी, सरकार कम अकाउंटेबल होगा। ये सब चीजें बहुत कॉमन है, इसमें मैं मतलब फोर्स नहीं डालना चाहता था, लेकिन आप ये समझे कि अगर राइट टू इंफॉर्मेशन को अगर आप वीक करते हो, दैट मीन्स कि आप ट्रांसपेरेंसी को वीक करते हो, दैट मीन्स आप सरकार कम अकाउंटेबल होगा, अकाउंटेबिलिटी लेस होगी, दैट मीन्स कि देयर मे बी चांस ऑफ करप्शन इंक्रीज होगा। सो इस सब को आपको आंसर में ढालना है। दिस इज ऑल अबाउट दिस। सो इसमें यह कहना चाह रहा है कि आप पहला जो इनमें इनको जो राइटर्स को है कि आप राइट टू इंफॉर्मेशन को वीक कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज हेल्ड दैट सिटीजन हैव राइट टू नो द नेम्स ऑफ विलफुल डिफॉल्टर एंड डिटेल ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट पब्लिक सेक्टर बैंक्स। अब चौकसे साहब हैं, नीरव मोदी साहब हैं, मैं जानना चाहता हूं कि विलफुल जो डिफॉल्टर्स हैं उसके नाम दिखाने में और डिक्लेयर करने में क्या दिक्कत है आपको? राइट टू इंफॉर्मेशन में पूछ सकते हैं लोग। इन्होंने इतने 14-15 हजार करोड़ों के नुकसान करा दिया देश का, तो हम पूछ सकते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन में सुप्रीम कोर्ट कह रही है डेमोक्रेसी रूटीनली इंश्योर पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ वोटर्स। आप जो वोटर्स जो आप वोट करते हो तो आप जानने के लिए तो करते हो, उससे डेमोक्रेसी जो होती है वो स्ट्रेंथन होती है। तो राइटर ये कह रहे हैं कि आरटीआई एक्ट को वीक मत करें। फिर कह रहे हैं कि फॉर इंस्टेंस, फॉर दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं, आप समझिए, पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसका कंट्रोल ऑर्डर रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ पुटिंग आउट द डिटेल ऑफ राशन कार्ड। राशन कार्ड का डिटेल होल्डर कौन है, कितने राशन कार्ड शॉप्स हैं जो राशन कार्ड जो राशन को डिस्ट्रीब्यूट करता है ग्राउंड लेवल पे,
इससे क्या होता है, पब्लिक स्क्रूटनाइज करती है आपके पॉलिसी को, और सोशल ऑडिट पीडीएस को होता है। अगर आप बोलोगे कि नहीं इसमें डेटा ही नहीं देंगे, तो फिर तो गया काम से। मतलब आप सोशल ऑडिट और उससे जो आपको मिलने वाला था, जो एक सोसाइटी को मिलने वाली थी, सोशल ऑडिट मतलब क्या होता है कि एक ऐसा ऑडिट जिसमें सोसाइटी पार्टिसिपेट करे। सोसाइटी कैसे पार्टिसिपेट करेगी, जो इन्फॉर्मेशन गैदर करेगी आपसे, राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर में इन्फॉर्मेशन ही नहीं दोगे तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि राशन कार्ड का दुकान है कहां पे, राशन शॉप की दुकान है कहां पे। सो समहाउ जो है वो ट्रांसपेरेंसी जो है वो कॉम्प्रोमाइज होगी। नेक्स्ट, ऑलरेडी लिख ही रहे हैं, ट्रीट टू ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबल, ये लिख रहे हैं राइटर, मैं आपको पहले ही बता दी। राइट टू इन्फॉर्मेशन विद देयर राइट टू प्राइवेसी थ्रू एग्जेम्पशन क्लॉज 8(1)J को आप इंक्रीज, उसकी एम्बिट को इंक्रीज कर रहा है। 8(1)J क्या होता है, एक टाइप का एक एग्जेम्पशन क्लॉज है। एग्जेम्पशन क्लॉज लिखा गया है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन मांगोगे राइट टू एक्ट के अंदर में आपको मिलेगा, लेकिन कुछ चीजें छोड़ के, जो कि लिखा गया है एग्जेम्प्टेड है सेक्शन 8(1)J के अंदर में। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर इफ इट हैज नो रिलेशन टू एनी पब्लिक एक्टिविटी। मैं तो वही कह रहा था कि अगर नितिन गडकरी जी का कोई भी ऐसी चीजें, पर्सनल चीजें जो पब्लिक एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो किसके साथ बैठ के कितने बजे खाना खाते हैं, ये इंफॉर्मेशन से कुछ भी नहीं होने वाला है। पब्लिक इंटरेस्ट कहां है इसमें, सो इसका कोई यूज नहीं है। सो पर्सनल इंफॉर्मेशन इज एग्जेम्प्टेड, जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो एग्जेम्प्टेड होता है, नो रिलेशनशिप टू पब्लिक एक्टिविटी, पहले ये ऑलरेडी एग्जेम्प्टेड में है। हैज नो रिलेशनशिप टू एनी पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, पब्लिक एक्टिविटी में नहीं है। दूसरा, इफ इंफॉर्मेशन साउट इज सच दैट इट वुड कॉज अनवारंटेड इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, या फिर एक ऐसा इंफॉर्मेशन आप मांग रहे हो जो उनके पर्सनल प्राइवेसी को इन्वेज करता है, उसको इन्वेड करता है, वो भी नहीं आप। एन इंफॉर्मेशन, या फिर आईओ जो इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है आरटीआई के अंदर में, अगर उसको सेटिस्फाइड लगता है, अगर लगता है कि देयर इज नो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट जस्टिफाइड डिस्क्लोजर्स, डिस्क्लोज करने से कोई पब्लिक इंटरेस्ट इसमें कुछ ऐसा आएगा नहीं, तो वो भी आईओ अगर चाहे तो आईओ का डिस्क्रिशनरी पावर हो गया। तो इतने सारे क्लॉज तो हैं ही 8(1)J के एग्जेम्प्टेड में। तो जब इतने सारे क्लॉज हैं तो अब उसको और बढ़ाने की क्या जरूरत है, राइटर ये लिखना चाह रहे हैं। द इनेक्टमेंट ऑफ डेटा प्रोटेक्शन लॉ देयरफॉर does not require any amendment to the existing RTI laws. This is also noted by जस्टिस AP शाह की रिपोर्ट पढ़ लो आप, प्राइवेसी के अंदर में दिया है। सो राइटर ये कहना चाह रहे हैं कि इसका एम्बिट ऑलरेडी 8(1)J का एम्बिट बहुत बड़ा है, उसको और मत बढ़ाओ। आप लोग समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं, तो आप उनको ये बढ़ाने की कोशिश मत करो। अगर आपको अगर और भी देखना है तो AP शाह की रिपोर्ट देख लो प्राइवेसी के ऊपर, जस्टिस AP शाह जज थे। DPDP बिल 2022 however propose argument to section 1J to expand its purview and exempt all personal information from disclosure। अब यहां पे आप इसको बढ़ा के ऑल पर्सनल इंफॉर्मेशन, तो कोई भी पर्सनल डेटा नहीं दूंगा। मैं ये कह रहा था, कोर्ट ये कह रही है और एक्ट ये कह रहा है कि ऑल पर्सनल डेटा मत बोलो, ये बोलो कि वो पर्सनल डेटा जिसका पब्लिक इंटरेस्ट पब्लिक इनएक्टिविटी में या फिर पब्लिक एक्टिविटी में या फिर आईओ को लग रहा है या फिर लार्जर पब्लिक को डिस्क्लोज करने से कोई प्रॉफिट नहीं होगा, वो वाला डेटा मत दो। लेकिन ऐसा ऐसा पर्सनल डेटा जिसका रेलिवेंस पब्लिक फिगर से है, पब्लिक एक्टिविटी से है, तो वो तो देना पड़ेगा तुम्हें। तो इसलिए, और अगर इस टाइप की चीजें करते हो तो ये आरटीआई को थ्रेटेंड है, आरटीआई को कमजोर करेगी। और मैंने कमजोर और वो वाला ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी का कंसेप्ट आपको समझा दिया कि अगर आप लेस ट्रांसपेरेंट हो तो लेस अकाउंटेबल रहोगे और मोर करप्शन का चांसेस ज्यादा रहेगा। सोसाइटी डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, सोसाइटी वीक हो जाएगी भाई। तो ऐसी चीजें कहने का इनका मतलब है। ए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी डेटा प्रोटेक्शन लॉ इज कर्टेल द मिसयूज ऑफ पर्सनल डेटा। पर्सनल डेटा को कर्टेल करना है, उसकी पर्सनल डेटा को यूज नहीं करना है, मिसयूज से रोकना है, इंक्लूडिंग ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड। फाइनेंशियल फ्रॉड भी हो सकता है अगर पर्सनल डेटा देंगे तो, सब कुछ आधार से रिलेटेड है। दैट इज द गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट डेटा रिपोजिटरी। और गवर्नमेंट ही जो है वो डेटा रिपोजिटरी, डेटा इकट्ठा कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है भाई, कोई प्राइवेट कंपनी तो कर नहीं रही है। एन इफेक्टिव डेटा प्रोटेक्शन लॉ मस्ट नॉट वाइडली डिस्क्रिशनरी पावर टू गवर्नमेंट। और इसीलिए डिस्क्रिशनरी पावर गवर्नमेंट के पास इतना नहीं होना चाहिए, डेटा भी उसी के पास है, पावर भी उसी के पास है, तो डिक्टेटरशिप के चांस बनने के चांसेस हो जाएंगे।
द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन एग्जेम्प्ट एनी गवर्नमेंट और इवन प्राइवेट। एक और भी है इस डेटा प्रोटेक्शन में, आप देख लेना कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एग्जेम्प्ट कर देगी एनी गवर्नमेंट को, एनी प्राइवेट सेक्टर एंटिटी को फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ द लॉ बाय द मेयरली इशू। एक इशू नोटिस जो है इशू कर दो और एग्जेम्प्ट कर दो किसी भी गवर्नमेंट है, जैसे यूडाई को कर दो, उसके ऊपर कोई रोक ठोक नहीं है। एग्जाम्पल भी उन्होंने दिया है। और अगर आपने इसको परमिशन दे दिया तो बाकियों से क्या आपको नफरत है? बाकी जो रिसर्चर्स हैं, बाकी जो अपोजिशन है, उनके डेटा से आपको क्या नफरत है? तो राइटर ऐसा चीजें लिखने चाह रहे हैं। द ड्राफ्ट विल डज नॉट इवन मेक ए प्रिटेंस ऑफ इंश्योरिंग ऑटोनॉमी ऑफ डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड। और आप जो डेटा डीपीबी बनेगा उसमें डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड में जो मेंबर होंगे उसकी भी चूज आप करोगे, कंपोजिशन भी आप डिफाइन करोगे, सिलेक्शन एंड रिमूवल का जो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि कंपोजिशन ऑफ बोर्ड के लिए कि कौन कौन उसमें कंपोजिशन में कौन कौन होंगे, सिलेक्शन का प्रोसेस है उनके पास, चेयरपर्सन को रिमूवल का है, सब कुछ उन्हीं के पास है। उसके बाद फाइन कितना होगा? 500 करोड़ का। ये भी एक टाइप का लिख रहे हैं कि एक टाइप का केस पैरेट टाइप का, सीबीआई टाइप का हो जाएगा और मिसयूज होगा, एग्जीक्यूटिव इसको मिसयूज करेगी पॉलिटिकल अपोजिशंस एंड क्रिटिकल ऑफ पॉलिसीज को लेके। तो ये सब चीजें इनसे रिलेटेड जो चीजें हैं राइटर ने लिखा है। तो जितना इसमें इंपॉर्टेंट था सब कुछ हमने आपको बता दिया, जितना कवर करने की कोशिश किया सब इंपॉर्टेंट था, जितना भी चीजें थी वो पूरे डीप में डिस्कशन हो गया इसका। इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं। अगर इसके बाद भी कुछ लिखेंगे तो फिर देख लेंगे अपन। तो दिस इज ऑल अबाउट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। सो वी आर मूविंग नेक्स्ट। इसमें तो आपको डिस्कशन हो ही गया कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको बोला है कि लॉ एंड ऑर्डर का प्योर फेलियर है। यह भी मैंने आपको बता दिया था कि जो 8 कोर इंडस्ट्री हैं उसमें से एक को छोड़ के बाकी रिफाइनरी को छोड़ के सातों में जो है वो इंप्रूवमेंट, उसके आउटपुट में इंप्रूवमेंट दिखा है, ग्रोथ में, तो उसको लेके है ये। तो आप इसको देख लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं कौन कितने परसेंट से बढ़ा, तो आप उसको देख लीजिएगा कि आईआईपी जो है वो कौन लाता है, और उसके बाद इसका बेस ईयर देख लीजिएगा 11-12 के आसपास होगा, और किसका कितना, ये आठों को मिला के, ये आठों कोर इंडस्ट्री को मिला के, इंडस्ट्रीज को मिला के 40% के आसपास वेटेज होता है इनका। और उसमें शायद सबसे ज्यादा जो है हैवीएस्ट वेटेज जो है वो रिफाइनरी का है 28% के आसपास इस 28 में से। और ये रिफाइनरी जो है ये डिपेंड करता है दूसरे कंट्री पे, हम वहां से इंपोर्ट करते हैं, तो इसीलिए हम थोड़ा सा इसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। बाकी सारे फील्ड में इलेक्ट्रिसिटी और ये जो भी डिपार्टमेंट है हम उसमें अच्छा कर रहे हैं। बाकी जो 8 हैं कोर इंडस्ट्री में, स्टील हो गया, और ये इनका रीजन इन्होंने ये लिखा है कि स्टील और इलेक्ट्रिसिटी क्यों, तो मॉनसून और वो जो पानी का जो रेनिंग सीजन था वो खत्म होने को कई जगह पे आ गए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट चालू हो गया। तो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेल और एयरप्लेन, एयरपोर्ट उसको बोलो, एयरपोर्ट बोलो, एयरप्लेन बोल रहा हूं मैं, एयरपोर्ट, तो ये तीनों की जैसे ही डिमांड बढ़ेगी तो दे नीड स्टील, दे नीड इलेक्ट्रिसिटी, दे नीड सीमेंट फॉर स्ट्रेंथनिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। सो ये सेक्टर ऑटोमेटिक बूम करने वाला था ही, और वो बूम करते हुए दिख रहा है आपको। तो इसमें कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस था नहीं, तो बस वही है। और उसमें कितना परसेंट क्या बढ़ा उससे क्या इंपॉर्टेंट है अपने लिए, 12 से 18 हो गया, 18 से 20 हो गया, इससे होगा क्या ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट जो होगा वो बूम होगा। नेक्स्ट एक इक्वेलिटी को लेके है कि राइटर जो है वो कर्नाटका में जो फ्री बस सुविधा स्टार्ट हुई है ना, शक्ति स्कीम, शक्ति स्कीम जो है
कर्नाटका गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। दिल्ली गवर्नमेंट में भी चल रहा है कि जो वुमेन्स हैं उनको फ्री राइड है बसेज में, तो ऐसे ही बसेज में फ्री है। तो ये बसेज के बारे में ज्यादा कम डिस्कशन करते हुए ये बताई हैं कि कैसे वुमेन का पार्टिसिपेशन रोड पे बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट में बढ़ेगा। तो अगर आप एक ऐसा स्कीम लेके आते हैं जो ओवरऑल जो है वो वुमेन की जो सोचने की क्षमता है, जो उनको एक हाउस होल्ड बना के रख दिया है, उसको चेंज कर दिया है, तो वो राइटर ये लिखना चाह रहे हैं। तो हम डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से पॉइंट पे राइटर ये डिस्कस करना चाह रहे हैं। एक तो ये कह रहे हैं वन पार्ट ऑफ द रीजन इज दैट द ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स व्हिच रिक्वायर वुमेन टू एंगेज इन हाउस होल्ड वर्क। मैंने समझा दिया कि हमारे जेंडर जो है वही चाहते हैं कि आप हाउस होल्ड वर्क काम करो। द अदर पार्ट इज डू विथ कंसर्न ऑफ सेफ्टी। एक तो कहते हो कि तुम तो हाउस होल्ड हो जाओ, ये करो, घर का काम करो, जच्चा बच्चा संभालो, कहते हैं ना अपन। और दूसरा कि आप कहते हो कि बाहर जाओगी तो सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है भाई, कोई भी छेड़ देगा, कुछ भी हो जाएगा। और फिर वर्क प्लेस पे भी आपको पता है, वर्क प्लेस पे भी हरास करते हैं। तो अगर एक स्कीम ऐसा आ गया हो जो वुमेन को बाहर निकलने की एक शक्ति दे दे, इंपावर करे कि आप बाहर जा सकते हो, कम से कम आपको फाइनेंस का तो नहीं सोचना पड़ेगा डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए, तो उससे इनको एक जो ब्रेन में है कि यार फाइनेंशियल बर्डन जो है कि ये कौन संभालेगा, क्या अपने स्पाउस से पैसा मांगेगी, अपने मम्मी से, फादर से, जो पेरेंट्स हैं, गार्जियंस हैं, उनसे पैसे मांगेगी। सरकार ने बोली नहीं, मैं इतना कर सकता हूं कि मैं इतना सब्सिडाइज रेट पे दे सकता हूं या फिर इतना फ्री कर सकता हूं कि तुम बाहर निकलो। सो उनसे ये होगा कि जो रोड पे हैं वो वुमेन की जो इक्वालिटी है वो दिखेगी। अभी आप ऐसा कह रहे, राइटर ये कहना चाह रही है, ये इसमें जो भी कह रहा हूं मैं नहीं कह रहा हूं, राइटर कह रहे। तो राइटर ये कह रहे हैं कि अभी जब आप रोड पे जाते हो ना तो आपको देखेगा कि 90% या 80% मेल और 20% वुमेन। एक्यूट रेशियो है भाई, आपको देखे मैच ही नहीं करता है। तो मेल स्टेरियोटाइप जो है, एक सोच है कि आप घर के हो, घर में रहो, तो उससे भी एक टाइप का छुटकारा मिलेगा, ये राइटर का कहने वाला है। और फिर बोलता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसके अपोज में भी बोलते हैं, तो अपोजिशन को भी डिस्कस किया है। गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के बारे में एग्जाम्पल दिया, कर्नाटका का, पंजाब का, अलग अलग एग्जाम्पल दिया। फ्रीवीज वर्सेस इसको लेकर सब्सिडाइज रेट पे चलता है। तो बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, बच्चे को स्कूल में पढ़ाते हो, रोड पे निकलते हो प्राइवेट गाड़ी से तो रोड टैक्स नहीं भरते हो, वो भी तो फ्री है, फ्रीबीज ही तो है, टैक्स पेयर ही तो पे कर रहा है तुम्हारा पैसा। तो वैसे चीजों में जहां पे तुमको प्रॉफिट हो रहा है वो फ्रीबीज नहीं है, लेकिन ऐसी चीजें जहां पे वुमेन को प्रॉफिट हो जाए, वुमेन रिलेटेड ओरिएंटेड, अगर आप कोई इस टाइप की चीजें बना देते हो, पॉलिसी बना देते हो, तो वहां पे टैक्स पेयर का मनी बर्बाद हो रहा है। राइटर ये डिस्कस करना चाह रहे हैं। सेवरल स्टेट फंडेड गुड्स, जैसे सरकार के स्टेट फंडेड पैसे से राइट टू एजुकेशन पढ़ा रहे हो ना भाई, पैसे कहां से आते हैं, टैक्स पेयर के पैसे ही तो हैं। वो भी रोड पे निकलते हो गाड़ी लेके वही चीजें कह रहा है, सेम चीजें हैं, तो बार बार रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। शक्ति स्कीम एम टू फेयर आउटकम टू मोर जेंडर इक्वल पब्लिक स्पेस, और वो उनका राइट है। ओनली फ्री बस ट्रेवल अचीव दिस आउटकम। रोड पे रहने का, रोड पे उनको घूमने का, अपना पार्टिसिपेशन, रोड पे घूमने का मतलब ये नहीं है कि टहलने का, रोड पे घूमने का मतलब कि राइट टू पब्लिक स्पेस उनका अधिकार है। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में उनको 50-50% का अधिकार है, अगर 50% मेल है तो इस सब चीजों को लेकर राइटर बोल रहे हैं कि ये शक्ति स्कीम अच्छा स्कीम है। फिर बोलते हैं कि आर्टिकल के कुछ आर्टिकल्स के एग्जाम्पल दिया कि आर्टिकल 15 जो है, आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन स्पेशल ग्राउंड इंक्लूडिंग सेक्स। तो आर्टिकल 15 तो ये कहता है कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो, और उसमें सेक्स भी एक रीजन है कि मेल और फीमेल देख के आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, तो वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। लेकिन ये भी कहता है, और ये बोलने कि राइटर ये कह रहे हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर को ये पता था कि मेल और फीमेल में क्या अंतर है, वुमेन और मेल मेन में जो आगे जाके क्या अंतर होगा। सो इसीलिए आर्टिकल जो है 15(3) जो है में उन्होंने लिख दिया।
अब वो क्या लिख दिया 15.3 में? 15.3 में लिख दिया कि विच अलाउज द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रेन। तो वुमेन और चिल्ड्रेन से रिलेटेड आप स्पेशल पॉलिसी बना सकते हो। बहुत सारे लोगों ने इसको लीगल चैलेंज भी किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पीबी विजय कुमार के केस में यह कह दिया कि द इंसर्शन ऑफ क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 15 इन रिलेशन टू वुमेन इज ए रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फैक्ट दैट फॉर सेंचुरी वुमेन ऑफ दिस कंट्री हैव बीन सोशली एंड इकोनॉमिकली हैंडीकैप्ड। सालों से तुमने, सदियों से वुमेन ऑफ जो जिस कंट्री है उसके साथ सोशली, सामाजिक और आर्थिक तरीके से उसको अपंग बनाया है। आपने उसको हाउस होल्ड बना के रख दिया है कि घर में काम करो भाई। दे आर अनेबल टू प्रैक्टिस इन सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द नेशन इन द फुटिंग ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी के बेस पे तो वो अनेबल है पार्टिसिपेट करने में, उनको तो प्रोटेक्शन की जरूरत है भाई, इसलिए 15.3 सही है। आप लोग समझ रहे हो ना क्या समझा रहा हूं? 15 में ये कहता है आर्टिकल 15 स्टेट दैट on the basis of religion, race or so including sex, state should not discriminate। लेकिन 15.3 ये कहता है कि स्टेट को अगर लग रहा है कि इस लोगों का पार्टिसिपेशन सोसाइटी के इक्वालिटी में और सोसाइटी के एम्पावरमेंट में और या सोसाइटी के जो इकोनॉमिक एक ढांचा है उसमें कम है, तो स्टेट कानून बना सकती है, स्टेट इस टाइप की पॉलिसी बना सकती है। और 15.3 में ये विजय कुमार के केस में कह दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में कि सोशली इकोनॉमिकली हैंडीकैप्ड हैं, और इसके रिलेटेड अगर कुछ अच्छा बनता है तो वो पॉलिसी जो है वो फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं करती है। वो मेल और फीमेल में जो आप डिस्क्रिमिनेशन बोल रहे हो कि यार मैं भी तो मेल हूं, मेरे को भी दो, तो मेल और फीमेल का मेन और वुमेन का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। नन ऑफ दिस से दैट, ये वाला कंसर्न अबाउट सेक्सुअल हरासमेंट, ये केवल यही, ऐसा नहीं है कि केवल यही है, इतना इंडिया में यही हो रहा है। वुमेन तो अभी रोड पे निकली हैं वो अपना राइट्स मांगने के लिए, जो कि कानून में है। इससे रिलेटेड तो मैंने आपको बोला विशाखा का गाइडलाइन है, सेक्सुअल हरासमेंट का, वुमेन फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर का, ये सब भी तो काम करने हैं। लेकिन ये काम जो किया है उससे इक्वल सिटीजनशिप जो है वुमेन को गारंटेड होता है, कि उनको लग रहा है कि पहली बार की यार मैं भी इक्वल सिटीजनशिप हूं इंडिया में। अभी तक तो मेल के ही मैन मैन जो कहते थे, स्टीरियोटाइप की सोच वही होता था। तो दिस इज ऑल अबाउट शक्ति स्कीम। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ प्रोविजन था, वो भी डिस्कस कर लिया। आईएम को बिल को लेके है कि इसमें प्रेसिडेंट के पास एक पावर चला गया है कि विजिटिंग होंगे, प्रेसिडेंट विजिटिंग होंगे। इन आईएमएम में क्या होता था कि जो डायरेक्टर हो गए हैं और ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नर हो गए ना, ये लोग करप्ट हो रहे हैं अंदर अंदर। फीस बढ़ रहा है, पर्टिकुलर लेवल का उनमें जो डिस्कशन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। एक एक नॉर्मल फीस, नॉर्मल जो कोर्स है उसकी फीस ज़्यादा है। तो इसमें गवर्नमेंट ने अपने बंदे घुसाना स्टार्ट किया। चलो अब से विजिटिंग जो होंगे वो प्रेसिडेंट होंगे, और प्रेसिडेंट जो है उनके भी एक नॉमिनी को भी रखेगा, और फिर जो ये होंगे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी, बोर्ड ऑफ गवर्नर को भी उसमें से चूज करेगा। तो अलग अलग इसने राइट्स बनाए, उसको लेकर उन्होंने लिखा है। 2017 में भी था, उस 2017 में सरकार ने आईएमएम को थोड़ा सा और अपना बोला था कि ऑटोनॉमस बढ़ा दिया था, लेकिन देखा कि 2017 के बाद भी इन्होंने अपना कोई अच्छा काम किया नहीं है, तो उन्होंने वापस वो पावर छीन के और कुछ अपने बंदे को वहां पे रखना स्टार्ट किया। और इस पे राइटर लिखते हैं कि नो पब्लिक इंस्टीट्यूशन कैन बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक अकाउंटेबल। अब आप अकाउंटेबिलिटी ही, आप अगर इतना पावर देने के बाद भी अगर आप काम नहीं कर रहे हो तो आप पब्लिक इंस्टीट्यूशन हो भाई, तो आपके ऊपर चेक रखना सरकार का काम है। तो सरकार ने इसमें विजिटिंग बना दिया प्रेसिडेंट को, इसीलिए न्यूज में है। बिग कैट को लेके है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है वो अभी वो निकाली है रिपोर्ट, और 2022 वाली, और उसमें यह है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर और कर्नाटका में सेकंड पे। तो आप इसको याद रखिएगा, ये है। और कुछ जगह पे जो टाइगर जो है वो 3-4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं कर्नाटका के जिसमें टाइगर का जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है। तो उससे क्या है, मैन वर्सेस एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ेगा, और लोग चिंतित हैं कि अगर इतना ज़्यादा पॉपुलेशन टाइगर का बढ़ेगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी हमारे लिए। तो इसको लेके न्यूज में था, जैसे ये न्यूज दे भी रहा है, देखिए ना आप। अकॉर्डिंग टू नाटका रिपोर्ट, 373 ऑफ कर्नाटका, 563 टाइगर में से 373 टाइगर, 373 टाइगर जो है वो केवल 5 रिजर्व में है भाई।
बांदीपुर, नागरहोल, भांद्रा, बीआरटी एंड काली। तो आप इसको समझिएगा, मैन वर्सेस एनिमल कॉन्फ्लिक्ट था, इसमें डिस्कशन केवल इतना था। नेक्स्ट ये है कि क्लाइमेट फाइनेंस को लेके कि जो सब सहारन कंट्री के ऊपर है कि सब सहारन कंट्री जो है एक तो डेट से गुजर रही है, उनके ऊपर डेट है, दूसरा जो है वो उनका क्लाइमेट चेंज की वजह से परेशान है। तो उनके पास क्लाइमेट चेंज को सॉल्व करने के लिए उनके पास पैसे भी नहीं है, वो पैसे भी किसी और क्रेडिट से जो आके यूएसए देते हैं इनको, तो ये डेट में भी चले जाते हैं क्लाइमेट, जबकि वो क्लाइमेट में इनका इतना अपना रोल भी नहीं है। क्लाइमेट चेंज में सबसे ज्यादा जो रोल है वो यूएसए, यूएई, अभी पर कैपिटा के हिसाब से देखेंगे तो यूएसए यूएई सबसे ज्यादा है, 18% के आसपास, 14 to 18%। तो ये लोग फैला रहे हैं और ये बेचारा पे कर रहा है, तो उसको लेके है ये पूरा न्यूज कि कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, कैसे उसको एडॉप्ट कर सकते हैं इसको। तो उसके लिए पैसे, उसके लिए ये जो फंड है, और ये इसमें ये भी है इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो फंड इन लोग को देना चाहिए वो लोग ये फंड ही नहीं देते, और ये जो एनजीओ लोग होते हैं उनके फंड पे चल रहे हैं ज्यादातर, जो इकोलॉजी इन्वायरमेंट से जो रिलेटेड जो एनजीओज हैं, जैसे ग्रीन क्लाइमेट फंड हो गया, ग्रीन टेक्नोलॉजी फंड हो गया, ये लोग दे रहे हैं, जबकि कंट्रीब्यूशन करना चाहिए जो पॉल्यूटर है उनको। समझ रहे हैं आप क्या कह रहा हूं? तो वेस्टर्न कंट्री ने ज्यादा पॉल्यूट करते हैं, यूरोपियन ज्यादा करते हैं, और उनका खामियाजा भुगतना पड़ता है साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीकन, सब अफ्रीकन टाइप के कंट्रीज को। तो राइटर ये लिखना चाह रहा है कि एक तो मैं डेट से परेशान हूं, कर्जे से, ऊपर से क्लाइमेट चेंज से वल्नेरेबल है वो लोग, और तीसरा कि तुम पैसे भी नहीं देते। तो ये सब चीजें को राइटर ने लिखा है, यही है बस। चाइना का अपने से ज्यादा है, 8 टन पर कैप्टा है इन 2000, उसमें पर कैप्टा मतलब पर इंसान की बात हो रही है, पर टन, और इन लोग का ज्यादा है। इंडिया का कम है, 4.7 के आसपास है। तो ये है, ये मुझे इतना इंपॉर्टेंट लगा नहीं, कि इसमें केवल ये था कि कैसे एंशिएंट सिविलाइजेशन जो थे पुराने जमाने में क्लाइमेट चेंज से लड़ते थे, एक ही दिन में 2 क्लाइमेट चेंज दे दिया इन्होंने, और टेम्परेचर रिकॉर्ड। लेकिन ये बोलते कि वो लोग कैसे लड़ते थे उससे, डेली का टेम्परेचर, स्पेसिफिक डेली टेम्परेचर रिकॉर्ड विदाउट डायरेक्ट, लेकिन कैसे करते थे, और हम डेली का जो टेम्परेचर है अभी कितना हो सकता है, कितना बढ़ेगा, वो नहीं हम फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए हमें थर्मामीटर का मेजरमेंट करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए था, इसके कुछ ऐसा था नहीं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में नाम चेंज कर दिया, आपको पता ही है। उसके बाद जो डेफिनेशन है फॉरेस्ट का, उसको रिड्यूस कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 1996 में था, कि उन्होंने कुछ जजमेंट लेके आए थे, और उसका नाम था शायद, मेरे हिसाब से, जहां तक मैं गलत नहीं हूं तो, गोदावर्मन केस। देखिएगा आप लोग, गोदावर्मन केस में क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, उसमें फॉरेस्ट में का डेफिनेशन को लिटरल मीनिंग एक्सेप्ट किया था, कि जो डिक्शनरी मीनिंग होगी ना वही फॉरेस्ट होगा। तो एनी एरिया विच हैव ए ट्री कवर्स, तो उनको भी फॉरेस्ट मानते थे। अब सरकार बोलती है ऐसा नहीं है, जो गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड एरिया है, लैंड है, जो उसको फॉरेस्ट माना गया उसको मानूंगा। तो यहां पे भी वो पुराने जजमेंट से अपने आप को अलग कर रहे हैं गवर्नमेंट। देखना पड़ेगा इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होने वाला है। गोदावर्मन केस एक बार जरूर देखिएगा, 1996 का केस है मेरे हिसाब से, जो कुछ ये है, सुप्रीम कोर्ट 96, नाम नहीं लिखा है लेकिन ऐसा है। तो उसको भी फॉरेस्ट का डेफिनेशन में मानते थे। अब ये फॉरेस्ट को डिफाइन बोल रहे हैं कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में जो फॉरेस्ट का डेफिनेशन है उसी को मानूंगा। इससे होगा क्या, आपको ये समझना है। आप ये बोलोगे कि ये क्यों समझा रहे हो मुझे, तो मैं ये बताता हूं कि अगर आप फॉरेस्ट की डेफिनेशन को अगर आप कम कर देते हैं, मतलब गवर्नमेंट के पास फिर से पावर आ गई कि बोलेगी इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे, फिर बोलेगी कि बॉर्डर रिलेटेड एरिया है, चाइना का खतरा है, तो कुछ तो डेवलपमेंट करना पड़ेगा, तो वो फॉरेस्ट को कट कर सकती है। तो उसको लेके है इशू फॉरेस्ट, उसमें लोकल कम्युनिटी का डैमेज है, ठीक है, यही है इसमें। सेम चीजें, परमिशन की जरूरत नहीं है। तो स्ट्रेटेजिक लीनियर प्रोजेक्ट नेशनल इंपोर्टेंस इज अंडर, और जो स्ट्रेटेजिक लीनियर प्रोजेक्ट बोल रहे हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड लीनियर प्रोजेक्ट्स नेशनल इंपोर्टेंस, उसका कोई करेक्ट डेफिनेशन नहीं है, उसका सब्जेक्टिव मैटर है वो।
तो उसका कुछ ब्रॉड डेफिनेशन आपने लिखा भी नहीं है, तो हर चीज में आप ऐसा बोलोगे फिर कटिंग हो गए। फिर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को रिपोर्ट देनी होती है, तो आपने स्टैंडिंग कमेटी को दिया भी नहीं, ठीक है, तो उसको लेके भी इश्यू है, क्योंकि वो लोग सही लोग होते हैं, क्योंकि इसमें कौन कौन रहते हैं, टेक्नोलॉजी वाले बंदे, इन्वायरमेंट वाले, फॉरेस्ट वाले, क्लाइमेट चेंज, इससे रिलेटेड बंदे पीएससी में रहते हैं। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जब भी कोई बिल पास होना तो उससे पहले जाता है उनके पास, तो वहां भी नहीं गए। कुछ लोग तो डिसेंट भी लिखे लेकिन फिर भी नहीं माने, तो इस हिसाब से इन्होंने फॉरेस्ट, और इसका नाम भी चेंज किया है, आप लोग देखिएगा, मैंने बार बार आपको रिपीट करता हूं कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है उसका नाम भी चेंज हुआ है, जिसपे साउथ इंडियन के कुछ लोगों को जो है पार्टीज को उस पर ऐतराज है। भीमा कोरेगांव आपको बता दिया, 1818 वाला केस। रोहिणी कमेटी, अभी मैंने बताया था, जस्टिस रोहिणी कमीशन जो था वो ओबीसी के अंदर में कितने सब कास्ट हैं और उसको क्या क्या मिलना चाहिए, सब कास्ट, उसको लेके था। आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं कि 12 वीक में इसको रिपोर्ट सबमिट करना था, और भाई साहब इतने उसमें डिले चला, इतना डिले चला कि आप समझो कि ये 6 इयर्स में 6 साल लगे उसे कंप्लीट करने में, और 17 बार एक्सटेंशन मिला है इन कमिटी को। रोहिणी कमीशन, रोहिणी मैडम जो थी वो पहले चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हुआ करती थी, आप याद रखिएगा। और आपको बता रहा था मैं 2600 सब कास्ट ग्रुप है उसमें, तो उसमें डिवीजन किया गया कि आप डोमिनेंट क्लास कर लो और ऐसा करके। और अभी जो इसका ना रिपोर्ट जो आया ना उसका पब्लिकेशन नहीं हुआ है, सबसे बड़ी बात है कि अभी तक नहीं पब्लिकेशन हुआ है, गवर्नमेंट ने उसको डाला नहीं है, तो अभी इसको आन देते हैं, उसमें क्या लिखा है वो हाइपोथेटिकली कुछ भी ऐसे एज्यूम करके नहीं पढ़ाना है, ठीक है, एक बार आ जाए रिपोर्ट आ जान दीजिए, फिर उसके बाद डिस्कस करें। इंपॉर्टेंट नहीं है, डीएमके के लीडर हैं वो करुणानिधि का वो बनाना चाह रहे हैं, मूर्ति बनाना चाह रहे हैं चेन्नई में, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अपोजिशन पार्टी जो थी वो बोली थी नहीं बना सकते, कोस्टल एरिया का वायलेशन है, तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि ऐसा नहीं है कुछ भी। सॉरी, नो ट्रस्ट मोशन डिबेट होने वाला है, नो कॉन्फिडेंस मोशन उसी को बोलते हैं, आपको पता है, ओनली लोकसभा में आता है, अगर आ जाएगी तो सरकार, अगर पास हो गया तो सरकार, गवर्नमेंट जो होती है वो रिजाइन करना पड़ता है। तो आपको नो कॉन्फिडेंस ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। पाकिस्तान कह रही है कि सीरियस इशू होगा तो हम दोनों बात कर सकते हैं। पाकिस्तान में आपको पता है कि 2 दिन से टेररिस्ट का अटैक जो था उसमें बहुत सारे लोग मारे गए, तो इनके लिए अभी भी समझने का समय है कि गुड टेररिज्म वर्सेस बैड टेररिज्म ना करें, और इंडिया हमेशा पीस में बिलीव करता है, हमारी पॉलिसी है कि हम पीसफुल हैं, कंट्री हैं और हम पीस में बिलीव करते हैं, टिल देन कि तुम आगे से हमें ना छेड़ो, तो ये है। तो इस वाले कंसेप्ट में है कि आप अगर इस टाइप की चीजें अटैक करोगे कश्मीर में आके वहां पे, ठीक है, तो उसका जवाब तो मिलेगा, रिप्लाई तो जरूरी है, मैंडेटरी है। लेकिन अगर ये 6 महीने में 2 बार अगर इन्होंने ऐसा पीस की बात की है, तो उसका इंटेंशन देखने की गवर्नमेंट को जरूरत है, गवर्नमेंट देखेगी भी इंटेंशन। लेकिन हम पहले ये चाहते हैं कि आप पहले जो टेररिस्ट पे, आपका टेररिज्म पे जो भी है आपका, उस पर क्लियर हो, कि आप उस पर स्टेक डालें कि आपके हिसाब से टेररिज्म क्या है, उसको डिफाइन करें, समझाएं। ऐसे नहीं कि एक साइड पीछे पीछे टेररिज्म फैला रहे हो और दूसरे साइड आपको ट्रेड और वो करे, नो। सो गवर्नमेंट की पॉलिसी अभी ये है, स्ट्रिक्ट पॉलिसी है। नरेगा को लेके आपको पता है कि नरेगा एक्ट 2005 में था, बाद में आज के महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम बना, ठीक है, तो इसमें 18 स्टेट जो हैं, इसमें क्या है कि बहुत सारे स्टेट जो हैं उनका जो ड्यू है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे बचा है, और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको पैसा नहीं दिया है। जैसे वेस्ट बंगाल उसमें से एक है, बिहार है, यूपी है, इनके नरेगा के फंड में जो पैसे हैं वो उन्होंने नहीं दिए हैं, कुछ करोड़, 7,000 करोड़ के आसपास, 6,366 करोड़ बचे हुए, तो उसको देना है। और अगर ये नहीं दिए हैं तो इसकी वजह से क्या हुआ कि डोमिनो इफेक्ट पड़ा है, कि जो बंदे जो इक्विपमेंट देते हैं, जो नरेगा के काम में इक्विपमेंट देते हैं ना, जो ठेकेदार होंगे इक्विपमेंट देते हैं, कि ये नरेगा आपको पता है कि इतनी बड़ी बड़ी मशीनें यूज नहीं करता है, तो आपको फावड़ा देगा, ये सब चीजें देगा, आपको तगाड़ देगा उठाने के लिए, ये सब जो मशीनें होंगी छोटी छोटी वो,
तो उसमें अगर इक्विपमेंट जो देता है उसके भी पैसे नहीं दिए हैं तो उससे क्या होगा, नेक्स्ट टाइम वो नहीं देगा तो फिर वो डिले होगा काम, तो उसको लेके है। और आप इसको एक्ट जरूर देख लें कि 2005 का एक्ट है और इसमें क्या क्या 100 दिन का जो है जॉब मिलता है, 100 डेज गारंटेड स्कीम है। अगर आपको नहीं देते हैं तो फिर आप उसके ऊपर उस सजा और उसका पनिशमेंट और उसका फाइन भी है कि, और फिर इनका ऐसा होता है कि आप डेली का पेमेंट कर दो या फिर 7 दिन 7 डेज पे पेमेंट कर दो। तो ये है नरेगा है। नेक्स्ट, तो इंडिया ने श्रीलंका को 75,000 करोड़ का ग्रांट दिया है और जो इंडियन तमिल्स हैं जिसको मलायाहा कहा जाता है, मलाया तमिल, उसको उन्होंने बोला है कि जो इनके जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं इनके श्रीलंका के, उन्होंने बोला कि मैं उनके ऊपर खर्च करूंगा, उनके हेल्थ पे, उनके वर्क पे, उनके एजुकेशन पे, उसके ऊपर खर्च करूंगा और इसको ऊपर बात हो रही है तो उसके ऊपर खर्च करेंगे। तो हमने 75 करोड़, हमारा नेबर है और क्राइसिस से गुजर रहे हैं तो हमने 75 करोड़ दिए हैं उनको। और उसके बाद हम हमारा जो आर्टिकल 13 जो है उनका अमेंडमेंट के ऊपर भी हमारा इशू था। हमने आपको बार बार बताया है कि 13 जो है अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का श्रीलंका का, ये कहता है कि प्रोविंस को पावर दिया जाए, डिवोल्यूशन ऑफ पावर, डिवोल्यूशन ऑफ पावर टू प्रोविंस। तो ये है, तो इन्होंने अभी तक 1987 का अकॉर्ड था जो साइन हुआ था, उसके हिसाब से उनको ये अमेंडमेंट करना था लेकिन अभी तक नहीं किया, उसके ऊपर इशू है। इंडिया उस पर अभी जो आए थे उन्होंने विजिट किया था तो उसके ऊपर उन्होंने ये बोला था। म्यांमार में जो जुंता जो आर्मी है वो उन्होंने जो है जो वहां के लीडर जिनको उन्होंने सुई को जो अरेस्ट किया था तो उनका जो सजा थी वो 33 साल से घटा के 6 साल कर दिया है, 6 ईयर्स। उनकी तबीयत खराब है और उसको लेके, तो दिस इज ऑल अबाउट जो भी ऐसा होगा म्यांमार। आप उसके देख लीजिए कि इंडिया के जो 4 स्टेट हैं वो म्यांमार के बाउंड्री को टच करते हैं और भी कौन कौन से कंट्री है जो म्यांमार को टच करते हैं वो आप उसका मैप में देखिए। जीएसटी रेवेन्यू बढ़ गया, आईटी बढ़ गया, इनकम टैक्स लोगों ने ज्यादा भरा इस बार, डिमांड फॉर गोल्ड ड्रॉप्स 7% जो है वो गोल्ड का जो है वो ड्रॉप हुआ है। तो ये है, गोल्ड का भी रिलेशन जो है वो फॉरेन एक्सचेंज से है, तो किसी दिन अगर इस टाइप की हुआ वीडियो अगर आया तो डेफिनेटली उस पर भी बात करना चाहूंगा मैं। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे पेपर। आई होप यू पीपल आर एंजॉइंग इट। ठीक है, अगर आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और जो भी आप लिखना चाहिएगा आप लिखें कमेंट में और पूछें, जब भी सही समय रहेगा तो उस पर डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस।